जो प्रीडिस्पोज करते हैं कैंसर के लिए। तो एग्जैक्ट कॉज तो जैसे हमने कहा ब्लड कैंसर में भी हमारे को नहीं मालूम है, लेकिन रेडिएशन है, जैसे जापान में जब एटम बम गिरा था तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को ब्लड कैंसर हो गया था। तो इसलिए वो रेडिएशन जो निकली, तो रेडिएशन से ब्लड कैंसर के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कीमोथेरेपी जैसे मैंने बताया उससे भी सेकेंडरी कैंसर हो जाता है। एक कैंसर का हमने इलाज किया, उससे दूसरा ब्लड कैंसर हो सकता है, वो भी डेंजरस है। इसलिए हर एक दवाई को बड़े ध्यान से, लेकिन बेसिकली 3 तरीके जो मैंने आपको बताए वो डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है। सर्जरी इम्पोर्टेंट है, जब कोई एक जगह ट्यूमर हो, एक गांठ हो, उसको निकाल सकते हैं। तो कितने % चांसेस हैं कि कैंसर में, मतलब कितने % चांसेस हो गए थे कि दिस डिसीज इज क्योरेबल, कितने % हम बोल सकते हैं? मैंने आपको बताया अर्ली स्टेज में है, हमारे पास ऐसे केस हैं खासतौर पर कार्सिनोमा के ब्रेस्ट के, जो 25 साल से जिंदा है। 25 साल तक नॉर्मल आदमी हो सकता है ना जिंदा रहे। तो इसलिए देखिए डॉक्टर साहब, एक होता है ना कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाना और एक होता है जिंदा रहना। दोनों चीजें बहुत अलग हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि बीमारी का ये जड़ से खत्म हो जाती है या केवल हम एक जिंदगी दे देते हैं कि हाँ थोड़ा लाइफ स्पैन बढ़ा दिया हमने उसका? बहुत सारी कैंसर्स जो है अगर अर्ली स्टेज पे निकल जाएं, खासतौर पे जो गांठ कैंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उनका चांसेस है कि काफी साल तक, हम इनको 5 ईयर एक्चुअली सर्वाइवल रेट कहते हैं। अच्छा। 5 ईयर सर्वाइवल रेट 50% है, 100% इस डिपेंड कर। अब जैसे ब्लड कैंसर में हम लोग 5 ईयर सर्वाइवल रेट 50 से 60% तक लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये कैंसर में भी कांट से कि लाइफ लॉन्ग जिंदा रहेगा वो। 5 ईयर्स पे भी मैयर एक बहुत सारे लोग इकट्ठे किए, उसमें देखा 5 साल में इलाज किया, ठीक इलाज किया, कितने जिंदा हैं। तो 50 से 60% लोग तो जिंदा रहते ही हैं 5 साल तक, और उसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गया। इफ ही सर्वाइविंग अप टू 5 years आफ्टर ट्रीटमेंट, इसका मतलब ये है कि भाई 100% क्योर रेट है इसका, ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें से 50 से 40 लोग नहीं जिंदा रहते। तो इसलिए अर्ली स्टेज में अगर आप इलाज कराएं तो चांसेस है 70%, 80%, क्योंकि हम वी आर नॉट रिमूविंग द कॉज ऑफ द डिजीज। उसको कैंसर क्यों आ गया तो हमें पता नहीं, हमने तो गांठ निकाल दी। ये पॉसिबल है कि 5 साल बाद दोबारा गांठ हो जाए। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है कहना कि कैंसर क्योर हो गया, लेकिन 5 year सर्वाइवल रेट्स आर अवेलेबल। वो डिपेंड, अगर अर्ली स्टेज में है तो मे बी 90% है। शुक्रिया। प्रमिला जी, अगर आपके पास भी शायद हो सकता है कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हों, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक है तो थोड़ी सी काउंसलिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते, जैसे आपने खुद ही बताया कि स्ट्रेस जब होता है तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि हो सकता है कि बीमारी ठीक होने में थोड़ा सा लंबा समय ले ले, स्ट्रेस अगर आ जाता है। तो क्या आपने कोई अपने देखा जाए तो कुछ ऐसा केस देखा है या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपने किया है? हाँ, मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं और लिटरेचर तो बहुत ही अवेलेबल है। यदि आप ये जानना चाहती हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला तो फियर ऑफ डेथ होता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन उचित नहीं होती है। हम एक साइकोलॉजी में एक फिनोमिनन है जिसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, और आमतौर पर यही होता है कि डिपेंड तो करेगा ये इस चीज़ के ऊपर कि मेरा ट्रेट एंजाइटी ज़्यादा है या नहीं है। खासतौर पर यदि मेरे अंदर पहले से ही ट्रेट एंजाइटी ज़्यादा है और मुझे पता लगता है कि मुझे कोई इस तरीके की बीमारी हो गई है, तो मेरी वो सिलेक्टिव परसेप्शन के कारण से मुझे वो केसेस तो सुने हुए याद रहेंगे कि फला मर गया था, फला मर गया था, फला को ये तकलीफ हुई थी, फला को ये तकलीफ हुआ था, वो नहीं याद रहता, दैट दे विल नॉट रिमेंबर। तो इस वजह से जो है वो फियर ऑफ डेथ जो है वो बहुत भारी चीज होती है। फिर लोगों को डेथ के साथ देखिए बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं। मुझे जिंदगी में ये करना था, मुझे वो करना था, मेरे बच्चे छोटे हैं, हाय बाद में कौन संभालेगा, अरे मेरा पति तो दूसरी शादी कर लेगा इफ इट इज यंग एज। बड़ी अजीब अजीब तरीके की चीजें लोगों को रहती हैं। अच्छा, फिर कीमोथेरेपी से लोगों को बहुत डर लगता है। एक तो नोजिया एसोसिएटेड है, उसके साथ में पेन एसोसिएटेड है। फिर बॉडी इमेज का लोगों को रहता है। देखिए जिनकी कीमो होती है उनके बाल गिर जाते हैं, बाल गिर जाते तो वो भी एक बड़ा भारी डर जो है वो लोगों को रहता है। डेटा जो है वो शो करता है कि 20 से 50% लोगों को डिप्रेशन होती है जी, इस बीमारी के चलते जी। और इसमें 20 से 50 में 11 से 35%, ये मैं थोड़ा मीन निकाल के आपको दे रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के साथ में डिफरेंट रेट जो है वो हमें मिलता है, और थोड़ा अलग अलग स्टडीज एंड अलग अलग प्लेसेस, कल्चर, रेसेस का भी इम्पैक्ट इनमें रहता है। बट एक मीन सा मैंने ये थोड़ा सा रफली कैलकुलेट किया है। इन डिप्रेशन के पेशेंट्स में से जो 11 से 35% तक के जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं जिनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, फिर मेजर जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो 5 से 26% तक के लोगों को होते हैं। कहीं कहीं ये नंबर 32% तक भी हो जाता है। फिर जहाँ तक एंजाइटी की बात आती है, डायग्नोसिस के समय पर 33% लोगों को ये एंजाइटी रहती है। साल भर के बाद 1 साल तक इसमें इंक्रीज ही होता रहता है। अगर आप ठीक भी होते चले जा रहे हो तो भी एंजाइटी इंक्रीज रहती है,
और 15% तक का इजाफा इसमें रहता है। फिर लेकिन अगर आप 5 साल के बाद फॉलोअप करें तो लोग कुछ ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं भी होते तो भी थोड़ा वो जो डिप्रेशन का रेट है वो और एंजाइटी का रेट रादर घट जाता है यदि कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली इतने समय से बीमारी के साथ जो है लिव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, आपने एक बात बोला कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर रहता है, वो क्या है? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर मेनली क्या होता है कि मैं थक बहुत गई, मुझे फटीग बहुत है, मुझे इरिटेशन बहुत ज्यादा है, फिर मेरे को एंजाइटीज है कि अच्छा मैं मर जाऊंगी तो ये क्या करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको हस्बैंड वाला दिया, मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं कैसे जीऊंगी। और दूसरा भी एटीट्यूड है, कुछ लोग को लगता है कि भी मैं बर्डन हो रही हूँ या हो रहा हूँ ऑल माय केयर टेकर्स, मैं बीमार ना होती तो मेरे बच्चे ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, मेरे हस्बैंड को कम टाइम मिलता है, इस तरीके की चीजें जो है वो रहती हैं। तो इन सब चीजों के कारण से हैप्पीनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कैंसर के पेशेंट्स जो है वो फील करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जरूर कहूंगी कि दोनों तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को यही लगता है कि हाय तौबा, देयर आर वैरायटी। मैं खुद ऐसे लोगों से मिली हूँ जो या तो गॉड के नाम लेकर के या मेरे बुरे कर्मों की सजा होगी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो ऑफ कोर्स उसमें इंडिविजुअल पर्सनालिटी एंड स्टेज, आप जिंदगी के किस स्टेज पर हैं, कितनी जिम्मेवारी, क्या उम्र है आपकी, ये डिपेंड करता है। आपको क्या क्या और काम वाकई अभी और करने थे, जीने की कितनी चाह है, सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन रिएक्शन दोनों तरह की होंगे, दोनों तरह के होते हैं। और शायद हमें जो हमारी रिसर्च में पता चला है नेगेटिव रिएक्शन थोड़े ज्यादा होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को संभाल पाए, बहुत कम लोग होते हैं। और साथ में हमारे कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, हम कैसे करें वो हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल, हम सिखा सकते हैं हाउ टू डील इफेक्टिवली विद द डिजीज। लेकिन ये फैक्ट है कि मतलब मैं अंदाजा लगा रही हूँ, ये 80% लोगों में नेगेटिव रिएक्शन ही रहता है, शायद ज्यादा हो सकता है। और सकारात्मक सोच के एक पेशेंट हमारे साथ बैठे हैं जो ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल, आप जब आपको पता चला, हमने बात कर चुके हैं कि कैंसर का, उसके बाद जब आप ठीक हुए तब आपको कैसा फील हुआ? आपको कभी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? कभी ये मन में डर आया कि मैं भी मर सकता हूँ, या मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा? देखो जी, मतलब मनमाती तो है, लेकिन भगवान से दुआ करके मैं सोचता हूँ ठीक हो जाऊं। लोग आते थे मेरे को ज्यादा भय वही बांटते थे कि तेरे को कैंसर हो गया, लेकिन वो नहीं आते, मैं और भी जल्दी ठीक होता। देखिए कितनी बड़ी चीज इन्होंने कही ना, कि जो समाज का रुख है ना, वही बात आगे जो पहला सवाल आपसे किया था। मैडम, यही सबसे बड़ी बात है, सिलेक्टिव परसेप्शन, मेरा एटीट्यूड, मैं कितना पॉजिटिव हो सकती हूँ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं तो शायद जल्दी ठीक होता था, लोगों ने मेरे में ज्यादा भय पैदा किया कि हाय बेचारा कैसे ठीक होगा, नहीं तुझे कैंसर हो गया, ये क्या हो गया। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्या इसके अलावा आपको लगता है कि एक पैसा भी बहुत बड़ी चीज है इस बीमारी के चक्कर में? देखो जी, मतलब अगर ठीक होना तो पैसा तो लगाना पड़ता है। मैं इससे पहले गया था, मतलब आगरा से डोकी है आगे, अच्छा, वहाँ गया था, वहाँ 51,000 का इलाज कराया मैंने। अच्छा, प्राइवेट था वैद कोई, उससे, लेकिन वहाँ कोई असर नहीं फर्क पड़ा मेरे को। फिर मैंने जो है ना मेडिकल दोबारा दिखाया। अच्छा, पहले मेडिकल दिखाया था जी, फिर उसके बाद कहते थे भाई जैसे सेक लग जाती है, इससे ठीक नहीं होता, फिर जैसे देसी वैद्यों से पहले मैंने वहाँ दिखाया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से मैंने तो मेडिकल ही कराया। मेडिकल में मेरा बहुत अच्छा इलाज हुआ, बहुत अच्छा इलाज हुआ, और बिल्कुल देखिए सेटिस्फैक्टरी इलाज है, तभी आप आज ठीक हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी तरह देखते डॉक्टर। हाँ जी, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपसे मैं बात पूछूं, आप बीच में कह भी रहे थे, ठीक है, आप एक ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, पर एक जनरल सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर जैसे लेडीज में कुछ गायनिक का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो क्या कुछ ऐसा भी है, उनको थोड़ा सा झिझक होती है कि इसके कारण भी उनकी बीमारी बढ़ जाती है, झिझक के कारण बताना ही नहीं, और इसके कारण भी क्या उनकी बीमारी में इजाफा होता है? आपका बिल्कुल अंदाजा ठीक है। कई लेडीज बताती भी नहीं है कि उनको मालूम होने के बाद ये गांठ है, क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती उनको, तो इसलिए कई बार ये हो भी सकता है। और ज्यादातर लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये एक गलत ही चीज है। लेकिन कैंसर के बारे में बड़ी अच्छी बात है कि आजकल ऐसा नहीं है कि भाई दवाइयाँ नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है, और हम जिसको टारगेटेड थेरेपी कहते हैं कि भाई एक कैंसर के लिए एक दवाई उसी को जाके उसको मार देती है। जैसे डॉक्टर मैडम ने बताया कि बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बाल उड़ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक दवाई से होता है।
हर कैंसर में होता है, हर एक में नहीं है, लेकिन क्योंकि मोस्टली कैंसर जिनको हम देखते हैं बहुत एडवांस स्टेज में होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ती है दवाई की, और दवाई के बाद ये बाल झड़ जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो जब दवाई का असर खत्म होता है तो दोबारा बाल आ भी जाते हैं। जी, इसके अलावा एक अध्ययन है, महामारी विज्ञान संघ के अध्ययन के अनुसार जो लोग मांस का कंजम्पशन नहीं करते हैं, मांस का उपभोग नहीं करते हैं, कहते हैं कि उनको भी ज्यादातर होता है कि कैंसर होने की दिक्कत रहती है, या जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि कॉफी पीने वाले को ज्यादा कैंसर होता है या चाय पीने वाले को ज्यादा होता है, ऐसा कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ऐसा साइंटिफिक बेस नहीं है। और इसके अलावा क्या विटामिन डी की इसमें कितनी भूमिका रहती है? विटामिन डी जैसे विटामिन डी विटामिन फॉर हेल्थ के लिए, हमारी बोन्स के लिए और स्किन बोन मैरो के लिए अच्छा जरूरी है। तो विटामिन डी ऐसा नहीं कि स्पेशली विटामिन डी देने से कोई कैंसर कम हो जाएगा, लेकिन विटामिन डी इज एसेंशियल अदरवाइज फॉर द बोन्स। हाँ, मतलब वैसे ही एसेंशियल है, अगर उसकी वैसे कमी है तो हो सकता है कि बीमारी हो जाए, कमी है तो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा और गर्भावस्था के दौरान भी कहते हैं समवर्ती कैंसर का डर रहता है। गर्भावस्थान के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि गायनी के जो कैंसर हैं, वो इट इज बेटर कि कोई गायनी का स्पेशलिस्ट आपको अच्छा बताएगा। लेकिन अगर मोस्टली वो जो है उनको ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और मोस्टली फाइब्राइड एक बड़ी कॉमन बीमारी, वो कैंसर लाइक है, इनफैक्ट वो कैंसर हम कहते भी नहीं है। तो अगर टाइम से उसका ऑपरेशन करा लिया जाए तो निकलवा लिया जाए तो उससे ठीक हो जाता है। जी जी। इसके अलावा हमने अभी आपसे ये बात की, इसके अलावा हमारे एक पेशेंट है, एक और रोगी है स्वराज लांबा करके, जिनको कैंसर था, लीवर कैंसर था, और उसके बाद उन्होंने उस कैंसर के साथ लड़ाई की और आज के समय पर वो बिल्कुल ठीक है। हम चाहेंगे कि जो उनके साथ हमारे कैमरामैन और हमारी टीम ने जो साक्षात्कार किया है उसे एक बार एक नजर डाली जाए, और उसके बाद हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहेंगे। मुझे कैंसर बहुत लास्ट स्टेज में पता लगा था, उसका कुछ हिस्सा लिवर में था, कुछ लिम्फ नोड्स में था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी अभी भी उसकी निशान छुटे हुए हैं। हालांकि अब मैं कैंसर से मुक्त मानी जाती हूँ। कब से कैंसर था आपको? ऐसा है, ये कहना बहुत ही डॉक्टर्स भी नहीं बता सकते हैं कि कब से कैंसर शुरू हुआ था, लेकिन मेरा डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अपने डॉक्टर्स को भी कि कभी भी जब मरीज़ आपको शिकायत करे कि उसके शरीर में कुछ उथल पुथल है, उसको ज़रूर सीरियसली लें। क्योंकि मेरे केस में मैंने डॉक्टर को यहाँ तक कहा भी कि मुझे ऐसे महसूस होता है, खाना नहीं खाने को दिल करता है, नींद नहीं आती है, चिंता रहती है, तो मुझे कैंसर तो नहीं है। और उस डॉक्टर ने अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बिना मेरी जांच के मुझे कह दिया कि मैं लिख कर दे सकता हूं, आप जैसी महिला को जो सारा काम कर रही है और प्रसन्न चित्त रहती है, कैंसर नहीं है। मैम, कितने साल आपने इस बीमारी को सर्वाइव किया और कब इससे निजात पाई? मुझे 1.5 साल तक तो मेरा इलाज ही चला था, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इतनी खतरनाक बीमारी होने के बाद भी मैं बच गई, क्योंकि जिस तरह का कैंसर मुझे था उसका इलाज बहुत अभी कुछ ही सालों से होना शुरू हुआ है। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आपसे ये साक्षात्कार आज ना कर रही होती। सरवाज जी, बीमारी के दौरान कैसे आपने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी? लड़ाई तो जीवन में कोई भी अकेले नहीं लड़ता है, और मैं ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि ये सुनामी थी एक तरह से मेरे जीवन में, जिसका असर केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि मेरे सभी परिजनों पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे पुत्र पुत्रियों पर और पूरे परिवार पर। और इस लड़ाई में, जिसको मैं मेरे जीवन का महायुद्ध कहूँगी, उसमें बहुत लोगों का योगदान है। और मैं खास तौर पे कहूँगी चिकित्सक और नर्सेज, रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, मशीन बनाने वाले, दवाइयों का आविष्कार करने वाले, उन सभी ने